Okay. So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I'm the secretary SDGs at the Brock Association, and along with this, I'm serving my role as the co-founder for Re-Ed Resilience and Adaptation. और हम लोग चूंकि अपने कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम लोगों ने लास्ट ईयर हमारे प्रॉपर्ली 4 लेटर्स पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे एडेप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड डिकार्बनाइजेशन। एंड आज उसी की कंटिन्यूटी के अंदर हम लोग हमारे आगे 2 लेटर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज़ देयर मेजर इंपॉर्टेंस। और हम उनकी बारीकियों को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के अंदर स्टैंड कर रहे हैं और उनका क्या रोल है। और अगर मैं आप आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू यू, एज पर योर नॉलेज, ई किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? लेटर ई, जस्ट मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि इट इज रेलिवेंट टू एयर पोल्यूशन। सो अप टू यू। जो हमारे पास लेटर ई है, व्हाट डज लेटर ई स्टैंड्स फॉर? मिस रिया कह रहे हैं इको फ्रेंडली। थैंक यू सो मच मिस रिया। अपार्ट फ्रॉम मिस रिया, एक छोटी सी हिंट मैंने आपको दे दी कि इट इज समहाउ रेलिवेंट विद आपके एयर पोल्यूशन के साथ। Sir, it can be emissions of something like hazardous gases. थैंक यू सो मच मिस्टर इरफान। अपार्ट फ्रॉम मिस्टर इरफान, मिस्टर मिस रिया, आप काइंडली बता सकते हैं इफ, अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, वरना फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस, अगली स्लाइड के ऊपर हमारे पास लेटर ई की एब्रीविएशन है, तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों से पूछ लो कि अभी अकॉर्डिंग टू यू लेटर ई स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओके, आई गेस नो रिस्पॉन्स। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेटर ई स्टैंड किस लिए करता है। सो लेटर ई स्टैंड्स फॉर एमिशंस, जिस तरह मिस्टर इरफान कह रहे थे, तो इट इज एमिशंस फॉर ई। अब अगर हम लोग एमिशंस की स्टार्ट करें तो अभी हम लोग एमिशंस का स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एमिशंस, कि एमिशन किस चीज़ को रेफर कर रही होती है। हमें पता है कि एमिशन जो रेफर कर रही होती है वो हमारे पास गैसेज या सब्सटेंसेस का रिलीज है हमारी एयर के अंदर, ये हम लोगों को पता है। अब वो गैसेज या सब्सटेंसेस पार्टिकुलेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, so वो सॉलिड मेटल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। बट जो रिलीज हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है, हमारी हवा के अंदर जो चीज़ रिलीज हो रही है, उसे हम कंसीडर करते हैं एज एमिशन। ये आम अल्फाज के अंदर उसकी डेफिनेशन है। और अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन को देखें आम में, तो ये है कि एमिशन इज डिफाइंड एज सब्सटेंसेस रिलीज इनटू द एयर, या एक तरीके से तमाम गैसेज और सब्सटेंसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रही है। और अगर हम थोड़ा सा इसी को आगे देखिए चले, क्लासीफाई करें, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल एरा से लेकर अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड तक हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज जितने भी हो रही हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज कर रही है हमारी केमिकल कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की। किस वजह से चेंज हो रही है? हमारे पास सब्सटेंसेस और ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर एमिशंस ब्रॉडली रेफर कर रही होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा होता है आपके क्लाइमेट चेंज को। किस वजह से? हीट को ट्रैप करके, क्योंकि हमारे पास ग्रीन हाउस गैस का काम यही है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द हीट in order to increase the temperature so that they can contribute climate change. अच्छा, अब ये जो emissions हैं ये अराइज करती हैं from various natural and human driven activities. For example, it could be energy production, it could be transportation, it could be industrial processes, it could be agriculture. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं एमिशन के सोर्सेज की। अब अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की भी बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास बर्निंग फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हमारे मेजर सोर्सेज हैं एमिशंस। और अगर हम एमिशन की कंसेंट्रेशन को मेजर करना चाहें, या एक तरीके से हम कहें कि हम लोग पूरी हमारी हवा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक पार्टिकुलर सब्सटेंस की एमिशन को मेजर करना चाहते हैं, तो हम उसको मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। ये हमारे पास एमिशन को मेजर करने का एक ऐसा यूनिट है, एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है इसके स्कोप्स। बाय स्कोप्स आई मीन टू से इसकी कैटेगराइजेशन, इसकी डिवीजन, इसकी टाइप्स। अगर हम बात करें कंटेक्स्ट ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से एमिशन को एक तरीके से आम कर रही हैं, फैला रही हैं, या एमिशन के ऊपर एक तरीके से रोकथाम लगा रही है, उनको कम कर रही है, उनको मिनिमाइज कर रही है, तो वो कंसिडर करते हैं या वो कैटेगराइज करते हैं कि एमिशंस के हमारे पास टोटल 3 डिस्टिंक्ट स्कोप्स हैं। अच्छा, अब ये जो स्कोप्स है ये बेस करते हैं उनके सोर्स के ऊपर कि कहाँ से आ रहा है उनका पॉइंट सोर्स।
लाइक उनका इनिशियल पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कहाँ से ये एमिशंस शुरुआत हो रही है, और उनका लेवल ऑफ कंट्रोल। ये हमारे पास कौन कौन से ऐसे वसाइल हैं, या हमारे पास कितनी हद तक, कितने आप कह लें मैग्नीट्यूड तक, या कितने लेवल तक हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दो चीजों की बुनियाद के ऊपर हम लोग एमिशंस को कैटेगराइज करते हैं 3 डिफरेंट स्कोप्स के अंदर। अच्छा, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, मतलब कि डायरेक्ट एमिशंस, डायरेक्ट एनर्जी एमिशंस और वैल्यू चेन एमिशंस। अच्छा, अगर हम बात करें स्कोप 1 की, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास जीएचजी एमिशंस, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को। और ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं उन सोर्सेज से जो कि ऑन, या एक तरीके से जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, या तो खुद ऑन कर रही होती है या खुद कंट्रोल कर रही होती है। मतलब कि आइदर वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खुद ब खुद जो जनरेट हो रहे होंगे जीएजी एमिशंस, या वो ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो एमिशन उसके रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो उसको मिनिमाइज करे, वो उसको रिड्यूस करे, कंट्रोल करे। ये है हमारे पास डायरेक्ट एमिशंस की रिप्रेजेंटेशन। और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास मोस्ट इमीडिएट, मतलब कि फौरी तौर पे, या कंट्रोलेबल एमिशंस किसी भी कंपनी की। अब वो कंपनी चाहे हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो हमारे पास एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो हमारे पास फॉरेस्ट्री के सेक्टर के अंदर हो, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ एनी सेक्टर। बजाय हमें ये नहीं पता, हमें लाइक एक तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लाजिम और मलजूम यही वाली कंपनी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें स्कोप 2 के ऊपर चले, तो हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एनर्जी एमिशंस। अगर हम स्कोप 2 की बात करें, तो ये एमिशंस रिजल्ट करते हैं हमारे पास जब हम लोग जनरेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि हम लोग कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, जो हम लोगों ने स्टोर की होती है, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। लाइक ये एमिशंस तब जनरेट होते हैं जो जब हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं हमारी परचेज इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि हम लोग कहाँ से ले रहे होते हैं, आपकी ग्रिड पावर प्लांट से। मतलब कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी आईएसको हो गया, जो आपकी आप कह लें इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कंपनीज हैं, फॉर इस्लामाबाद, लेस्को फॉर लाहौर, मेप्को फॉर मुल्तान, गेपको फॉर गुजरांवाला। तो ये हमारे पास मेजर कंपनीज हैं। और इसी तरीके से आपके एलिमेंट आपके हर सिटी की अलग अलग होगी। कराची के लिए जिस तरह हमारे पास केपको आ जाती है। एक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, जो कि हम लोग खुद ब खुद एक तरीके से स्टोर करके काम कर रहे थे बैटरीज के, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ यूपीएस, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमारे पास किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमारे पास जनरेट होती है बाय स्टीम, बाय हीट। ये हीट स्टीम के थ्रू भी हमारे पास एमिशंस ये रिलीज हो रही होती है। और यहाँ फिर जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कूल डाउन हो रही होती है, जब वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग मैकेनिज्म से कूल डाउन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्किंग ऑपरेशंस कर लिए, उसका वो प्रोडक्ट बन गया, अब वो थोड़ा सा अपने कूलिंग डाउन फेज में आ रहा है कि अब उसने अपने वर्किंग ऑपरेशंस को कम करना है, अब उसने अपने वर्किंग ऑपरेशंस को एक तरीके से पावर ऑफ की तरफ लेके आना है। तो तब वो सिस्टम कूल डाउन हो रहा होता है। जब सिस्टम कूल डाउन हो रहा होता है, तो हमारे पास एमिशंस रिलीज हो रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ये हमारे पास इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी शुगर केन की इंडस्ट्री, आपके गन्ने की इंडस्ट्री, जहाँ से लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, तो मेरा ताल्लुक लिया से है, तो लिया के अंदर हमारे पास शुगर केन इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। वहां पे भी ऐसे ही होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जब आपके पास वो चीनी का प्रॉपर्टी आप तैयार कर रहे होते हैं, जब आप शुगर को प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो देन आप स्टीम रिलीज हो रही होती है, हीट रिलीज हो रही होती है, एमिशन रिलीज हो रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड जब हमारे पास उसके ऑपरेशंस बंद होने वाले होते हैं रात के वक्त, या एक तरीके से जब हमें पता चल रहा होता है कि अब शुगर केन इंडस्ट्री का ये 6 महीने का दौरानिया होता है एक शुगर केन इंडस्ट्री का काम करने का साल का, और 6 महीने की तक वो बंद रहती है। एंड जब हमें पता चल रहा होता है कि अब तो वो रात के वक्त बंद हो रही है, या एक तरीके से उसका दौरानिया अब कम हो जा रहा है, वो एक तरीके से अपने कूल डाउन की तरफ आ रही है, तब वो रिलीज कर रही होती है एमिशन, उसके वर्किंग ऑपरेशन मोटिव होते हैं। तो हम इस चीज को भी देखते हैं इनडायरेक्ट एनर्जी एमिशन के अंदर। जस्ट लेट मी आउट, जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड अ पर्सन। अब अगर हम बात करें इसकी एक और एग्जांपल की, तो एक और चीज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर विदाउट जनरेटिंग इट्स ऑन पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वो अकेले ऑपरेट करेगी, लेकिन वो अपनी पावर जनरेट नहीं करेगी। फिर जो एमिशंस होंगे जो वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास व्हीकल से यूज होगी, वो फॉल डाउन करते हैं हमारे पास स्कोप 2 के। अब अगर हम बात करें हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट स्कोप 3 की, तो हमारे पास आती है आपकी वैल्यू चेन एमिशंस। वैल्यू चेन एमिशंस
आप कह लें इनकम पास करती है, ये कंसिस्ट ऑफ करती है वो तमाम इनडायरेक्ट जीएचजी एमिशंस जो कि ऑकर हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू चेन के अंदर। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एमिशंस भी आ रही होती हैं। बेसिकली इसके अंदर आपके पास मेजरली जो आप जिन चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो आपके आ रहे होते हैं आपके वाटर वेपर्स, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये जो हमारे पास एमिशंस होती हैं ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपकी ओजोन भी कंसिडर होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कॉम्प्लेक्स है एंड यस इट इज समहाउ कॉम्प्रिहेंसिव। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो जो बन रही होती है वो बन रही होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जब एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास बेशक रिलीज होती है वो, या जब हमारे पास और आपको पता है कि ओजोन के अंदर भी हमारे पास टू टाइप्स है, एक है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और एक है हमारे पास ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर और हेल्थ क्योंकि वो हमारे हमें एक तरीके से महफूज रखती है फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस जो कि हमारे पास सन से आ रही होती हैं। एंड अगर हम हमारी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। क्यों? क्योंकि वो हमारी ट्रोपोस्फेयर के लेयर पर बन रही होती है एंड दे आर समहाउ रिस्पॉन्सिबल टू हार्म डिटोरिएट और हेल्थ हमारी आपके सेहत को नुकसान पहुंचा रही होती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू चेन एमिशंस। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो लेट अस स्टडी के नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है एंड दैट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 के एमिशंस। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने स्कोप 1 के अंदर बात की थी और स्कोप 3 के अंदर अभी हम लोग बात कर रहे थे इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस एमिशंस की। बेसिकली व्हाट आर दिस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस? अच्छा, अगर हम बात करना चाहें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो है आपके पास आपकी वाटर वेपर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपके मीथेन, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, बाय नाइट्रस ऑक्साइड अगर हम बात करें तो उसमें जो फॉर्मूला है दैट इज N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है NO2 एंड बाय N2 आई मीन टू से नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारे पास आते हैं जो अकॉर्डिंग टू यू आपके पास सबसे ज्यादा एक तरीके से जो खतरनाक दैट आर HFCs आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। फिर आते हैं आपके पास पर फ्लोरोकार्बन्स आपके PFCs और फिर आता है आपके पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड SFCs। लेकिन ये जो है ये हमारे पास इतने ज्यादा नहीं पढ़े जाते डिटेल के अंदर। हमारे पास जो ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस होता है दैट इज मेजरली आपका CO2, उसके बाद आता है आपके पास आपका मीथेन CH4, उसके बाद आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड लास्ट बट नॉट इज जिसको हम लोग हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, हमारे कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं, दैट इज आपका वाटर वेपर का H2O। हमारा जो या हमारा जो मेजर फोकस होता है वो इन चीजों के ऊपर नहीं होता। अच्छा, अगर हम लोग वैसे बात करें तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट? व्हाट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट? नहीं पता, कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट टेल मी कि सर वी डोंट नो, मैं आपको बता देता अस्सलाम वालेकुम सर। हूं। वालेकुम अस्सलाम। सर आई थिंक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ये एक फिनोमेना है ना, जिसको हम जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो इम्पेक्ट पड़ता है उसको हम इफेक्ट बोलते हैं ना, कि ये जो टेम्परेचर का राइज अप हो जाता है, मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ये इसी को ही हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मोस्टली बोलते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर इरफान। अच्छा, मैं थोड़ा सा देख लूँ चैट बॉक्स के अंदर। मिस कंजा कह रही है ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। मिसिबा कह रही हैं ग्रीन हाउस कैप्चर सनलाइट जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सरिया कह रही हैं ट्रैपिंग हीट इन एटमॉस्फेयर। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आप सारे ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कैसे जिनको नहीं पता तो ग्रीन हाउस गैस हमारे पास या ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास ये जो ये सारी की सारी गैसेज हैं जब हमारे पास अर्थ की तरफ सन की तरफ से हमारे पास जो रेज आ रही होती है, जो हमारे पास हीट एनर्जी आ रही होती है, लाइट एनर्जी आ रही होती है, तो जब वो हमारे पास हमारी अर्थ के ऊपर टकराती है, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर टकराती है, तो वो होती है कि हमारे पास हमेशा सारी की सारी एनर्जी जो अर्थ की है सन की तरफ से आ रही होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, कुछ हमारे पास एनर्जी अर्थ के अंदर स्टोर होकर इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। अब जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं IR रेडिएशन, वो जो है
वो उसका जो मेजर मकसद होता है वो ये होता है कि वो वापस स्पेस के अंदर जाए, हमारी आप कह रहे हैं ओजोन लेयर को क्रॉस करके। लेकिन जब हमारे पास ये GHGs गैसेज हमारे पास मौजूद होते तो होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये वाली गैसेज आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये हीट को इंक्रीज करती है, आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। अल्टीमेटली जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये आप कह लें हीट कर रहा होता है, या एक तरीके से ये फिनोमेना अल्टीमेटली कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। लेकिन अल्टीमेटली भी हमारे पास ये चीज लीड कर रही होती है आपके ग्लोबल वार्मिंग, आप कहें क्लाइमेट चेंज। तो दिस इज जस्ट लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो आप सारे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एनट्रैपमेंट ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो कि हमारे पास से हम लोग ले रहे होते हैं हमारे सन से। अच्छा, अगर हम लोग मजीद बात करें तो अब आप हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या चीज़ देख लेते हैं। ये हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मिस फातिमा कह रही हैं कि सनलाइट रीचेज अर्थ आफ्टर absorbing light at earth with some of it which is converted into long waves radiation. These are absorbed by GHGs in the atmosphere keeping Earth warm, but the over the year concentration of GHG is increasing resulting in the unprecedented हाई टेम्परेचर्स। बिल्कुल आप ठीक है, ये मिस फातिमा, यही है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन, एक लाइफ का फिनोमेना क्या है। अब अगर हम बात करें एनर्जी यूज और प्रोडक्शन की, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं या हमारे पास ज़राअत के सेक्टर से आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पास पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारे पास इंडिया हो, चाहे वो हमारे पास चाइना हो, या चाहे वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास एमिशंस जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है उसका। लाइक एक तरीके से हमारे पास जो सबसे पहले लार्जेस्ट सोर्स होगा वो होगा एनर्जी यूज एंड प्रोडक्शन का सेक्टर एमिशंस के अंदर। उसके बाद होता है कि जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन है दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, हमें पता है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से आ रही होती है, जो कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 3/4 है। लाइक 3/4 हिस्सा हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस का वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड अगर हम लोग मजीद आगे बढ़ें तो हमारे पास आती है GHGs एमिशन। अब हम लोग देख लेते हैं GHG एमिशन का काम ये है कि ये क्रिएट करेगी कंडीशंस को जो कि एक तरीके से वार्मिंग कॉज करेगी। मतलब कि वही हायर इवेपोरेशन रेट्स से मुराद ये है कि आपकी वाटर सरफेस से पानी के ड्रॉपलेट्स का एक तरीके से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और एक तरीके से जब हमारे पास गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो वो आपके ह्यूमिडिटी की टेम्परेचर को क्रिएट, आपकी ह्यूमिडिटी को क्रिएट करेगी, आपके हब्स को क्रिएट करेगी, क्योंकि आपके पास मॉइस्चर कंटेंट आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप शायद शायद मोस्ट प्रोबेबली फील कर सकते हैं रेनफॉल पैटर्न। और अभी हम लोग क्योंकि अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी हमें हब्स का मौसम देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें मजीद सेकंड टाइप की, डेट इज कि ये क्रिएट करती है वो कंडीशंस को जिसकी वजह से हमारे पास ओजोन इंक्रीज हो रही है, हमारे पास स्मोक इंक्रीज हो रही होती है। एंड स्मोक जो है वो हमारे पास इस चीज का कॉम्बिनेशन है, स्मोक हमारे पास कॉम्बिनेशन है फोक और स्मोक का। स्मोक बेसिकली जो कि हम लोग एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन से आ रही होती है बेसिकली आपकी। और हीट वेव्स, ये हीट वेव्स को भी इंक्रीज कर देती है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और ये हमारे पास भी रिवर्सल कर रही होती है हमारे हेल्थ इश्यूज को, हमारी सेहत को सबसे ज्यादा खतरनाक, लाइक एक तरीके से खराब कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये रेस्पिरेटरी कंडीशंस हमें देंगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देंगी, ये एस्थमा देगी, ये एम्फीसीमा देगी, ये आपके ब्रोंकाइटिस देगी, ये आपके ट्यूबरक्लोसिस देगी, ये आपके लंग कैंसर दे सकते हैं, ये आपको फॉर एग्जाम्पल अभी आजकल नौजवानों में देखा जा रहा है कि आपको हार्ट अटैक्स दे सकती है। इट इज ऑल्सो मेजर कॉज। अच्छा, फिर GHG एमिशंस जो है वो चेंज कर रही है आपके ओशन की केमिस्ट्री को। मतलब कि ओशन के जो हमारे पास बेसिकली उसका कंटेंट है, ओशन के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रिएंट का कंटेंट है, जो हमारे पास सॉल्ट का कंटेंट है, उसको चेंज कर रही है। तो ये उसकी पीएच को चेंज कर रही है ओशन की। अब ये ओशन की पीएच को किस तरीके से चेंज कर सकती है, जब हमारे पास CO2 इंक्रीज होगा ओशन के अंदर, तो हमारी CO2 एब्जॉर्ब होगा ओशन के अंदर, ये हमारी ओशन की पीएच चेंज होगी, जिसकी वजह से हम हमारी जो ओशन होगा वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। ओशन एसिडिफिकेशन हमारे पास देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे जो मेरीन एनिमल्स हैं जो कि एक तरीके से नॉर्मल पीएच पे काम कर रहे थे, नॉर्मल पीएच पे जिंदा रह रहे थे, वो प्रॉपरली जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपके पास मुश्किलात आएंगी।
आपके पास शेल्फ, जो एक तरीके से एनिमल जो शेल्फ बनाते हैं उनके लिए मुश्किलात आएंगी। एक तरीके से आपके पास जो कोरल रीफ्स हैं आपकी आपकी उन पर मुश्किलात का सामना होना पड़ेगा। आपकी प्रॉपरली मेरीन लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो ग्लोबल फूड वेब है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वो कंट्रीज जहाँ पे आप कह लें फूड आपका फिशरीज है, फिशरीज के ऊपर आपका मेजर इन्हिसार है, वो प्रॉपरली डिटोरिएट हो जाएगा। अच्छा, आप कौन कौन से आपकी कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल जिनका मेनली इंसार मेनली इंसार आपका मछलियों के ऊपर है, या एक तरीके से आपकी मेरीन इकोसिस्टम के ऊपर है? अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो साउथ एशिया के अंदर ही हमारे पास आपका जो कंट्री है आपका, दैट इज बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की मैं आपको स्टोरी बताऊं तो बांग्लादेश के अंदर आपकी जो आवाम है वो उनका बस चले तो वो तीनों टाइम आप कह लें चावल और मछलियां खाएं। लाइक ये उनकी एक ग़िज़ा है जिसको वो देख खाना पसंद करते हैं। एंड ये मैं आपको वैसे उनकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास ओशन एसिडिफिकेशन होता जाएगा तो किस तरीके से हमारे पास फिशरीज जो है वो सेक्टर खराब होगा, सेक्टर की वजह से ग्लोबल फूड वेब हमारा डिस्टर्ब होगा। और ये एक एग्जांपल है बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश के अंदर फिर हमारे पास जो फिशरीज होंगी, फिशरीज के अंदर भी हमारे पास फिर उनकी पीएच चेंज होगी, उनकी पीएच चेंज होने से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारे पे फिर हमारे पास किडनी डैमेज हो सकती है, हमारे पास लिवर डैमेज हो सकता है, हमारा हमारा फिर ब्रेन डैमेज हो सकता है, मतलब कि नर्वस डिसऑर्डर हमारा हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है हमारा। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर एग्जांपल्स जो कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं अल्टीमेटली अगर हमारी ओशन की केमिस्ट्री चेंज। अगर हम लोग मजीद आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं अब एक एग्जांपल कि किस तरीके से हमारे पास ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो थी वो डिवाइड हुई थी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। अगर हम यूएस की एग्जांपल लें 2022 के, तो अगर हम एक लेफ्ट साइड को देखते हैं पहले पहले तो हमारे पास है कि टोटल यूएस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय इकोनॉमिक सेक्टर, मतलब कि कहाँ कहाँ से हुई थी। मतलब कि एग्रीकल्चर से हमारे पास 10% हुई थी यूएस के अंदर, हमारे पास रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया से 13% हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन से हमारे पास 28% हुई थी सबसे ज्यादा। और अभी भी लेकिन हम लोग बात कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, मतलब कि पावर जनरेशन हमारे पास सबसे ज्यादा मेजर सोर्स है, फॉलोड बाय एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्री हमारे पास 23% हुई थी। ये हमारे पास 2022 का ग्राफ है। अब उन्होंने कहा है जो राइट साइड पे हमारे पास ग्राफ है ये वो हिस्सा है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन नहीं हुई थी, आपने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके जनरेट किया था ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब अगर हम उस सोर्स में बात करें तो इस मद में हमारे पास रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जो यूजेज हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद आपकी जो जीएचजी एमिशन आई थी वो 31% आई थी। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की थी उसके जो इनडायरेक्ट एमिशन आए थे ट्रांसपोर्टेशन से वो 29% आए थे। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की थी एग्रीकल्चर के अंदर वो 10% ही है उसकी एमिशन की वजह से, इनडायरेक्ट एमिशन। और इंडस्ट्री के अंदर भी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की थी उसकी जो इनडायरेक्ट एमिशन इंक्रीज हुई वो 30% इंक्रीज हुई। तो ये चीज भी देखी जाती है, ये चीज भी एक तरीके से आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट रखती है, अहमियत रखती है हमारी इस पहलू पे कि दीज सेक्टर्स आर द मेजर वन जिनको हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एज अगर हम लोगों ने नजरअंदाज कर लिया तो वी कैन नॉट गेट आवर सेल्स एट द राइट ट्रैक। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी केस है, इंडिया के अंदर भी ऐसी केस है, चाइना, अगर मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं तो चाइना, आप अगर आपको मैं प्रॉपर्ली पूरे एशियन कॉन्टिनेंट की बात करूं, यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट की मैं बात कर देता हूँ आपको, तो चाइना आपके पास एक मेजर कंट्री है जो कि एग्रीकल्चरल ज़राअत की मद के अंदर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। अच्छा, अब आप सवाल पैदा होता है कि एग्रीकल्चर की मद में कैसे? अच्छा, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट, जो आपका फूड वेस्ट क्रिएट होता है, मतलब कि जो आपका फसलों की वजह से क्रिएट होता है वेस्ट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो वेस्ट आप एक तरीके से साइड पे फेंक देते हो फसलों का, जिसको आप जलाते नहीं हो कि बस ठीक है उठा लेंगे, वो वेस्ट भी अल्टीमेटली अपना ऑर्गेनिक कंटेंट, अपना मॉइस्चर कंटेंट रिलीज कर रहा होता है हवा में। अच्छा, जब मॉइस्चर कंटेंट रिलीज कर रहा होता है तो अल्टीमेटली वो मीथेन गैस को भी रिलीज कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो कि हमारे पास जीजी एमिशन का एक मेजर नजरिया है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा चाइना जो है वो सबसे ज्यादा मेजर कंट्री है। और उसको मैं इस तरीके से कहता हूँ कि चाइना जो है वो 1/3 आपका एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैस
एमिशन कर रहा है थ्रू एग्रीकल्चर। और अगर हम चाइना के अंदर ही बात करें तो चाइना के अंदर जो हमारे पास मेजर एमिशन हो रही है वो 2/3 हो रही है ड्यू टू एग्रीकल्चर। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है कि जो टोटल एमिशन हुई थी, तो आप कह लें यूएस के अंदर, मैं आपको अगर इसकी प्रॉपर्ली नंबर दे दूं, डेट इज 6,343.2 मिलियन, मतलब कि 6,343.2 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हमारे पास एमिशन हुई थी 2022 के अंदर यूएस के अंदर। और ये बहुत ज्यादा है, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। और ये हमारे पास एमिशंस लाइक एक तरीके से आपके कमर्शियल सेक्टर से आ रहा था, आपके रेजिडेंशियल सेक्टर से आ रहा था, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा था, जो कि सब्सटेंशियली इंक्रीज हो रहे थे एंड आपके एमिशन को लीड कर रहा था। सो वी हैव टू फोकस ऑन और दी सेक्टर्स एज वेल। कैसे हमारे पास हर कंट्री के अंदर, हमारे हर सिटी के अंदर जो एक सेक्टर है वो कितनी ज्यादा एमिशन कर रहा है। हमारे पास इन्वेंट्रीज का होना जरूरी है, जहां पर हम लोग डाटा को इनकॉर्पोरेट करके प्रोजेक्शन मॉडल्स बना सकते हैं कि इतने सालों के बाद आपके पास, लेट सपोज 5 साल के बाद अगर यही आपका ग्राफ तेजी कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा तो इतना ज्यादा देखा जाएगा इंक्रीज ये चीज का एक सिटी के अंदर। हमारे पास ये चीज इन्वेंट्री है पाकिस्तान के अंदर, एंड वो 2 सालों बाद पहले ही आई थी। आपकी फ्रांस से आपकी मिनिस्ट्री में मदद की थी। आपकी फ्रांस की ईपीए है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सिट ईपीए, CIT ईपीए आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने आपकी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए आपका जी इन्वेंट्री का पोर्टल बनाया था। और वो उनकी टीम आई थी जो कि फर्स्टली मुश्तमिल जो कि मुश्तमिल थे ऑफ ऑलमोस्ट 8 पीपल। एंड उन्होंने प्रॉपरली एक तरीके से काम किया था। आपकी जो पूरे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट सेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे हर सेक्टर से, जहाँ जहाँ पे इन्विटेशंस गए थे मिनिस्ट्री के थ्रू, वहां से बंदे आए थे, उन्होंने उनको ट्रेन किया था। एंड उन्होंने उनको बताया था कि किस तरीके से हमारे पास GHG इन्वेंट्री को किस तरीके से अहमियत है, हर सेक्टर की इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्यूचर मॉडल्स को देख सकते हैं। एंड अभी तक वो स्ट्रेटजी पब्लिसाइज नहीं हुई, वो सिर्फ गवर्नमेंट यूज के लिए। And I got the chance to learn from those professionals, क्योंकि मैं उस वक्त इंटर्नशिप कर रहा था EPA के अंदर। तो ये चीज़ थी। एंड मैं along with a colleague of mine, हम लोग गए थे as the representatives of EPA to learn about the GHG inventory। और वो बहुत ही अच्छी वर्कशॉप थी। एंड आपको मौका मिलता है सीखने का अबाउट GHG एमिशंस। एंड मजाक से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सीरियस लें, आप GHG इन्वेंट्री के अंदर, आप GHG एमिशंस के अंदर एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली लेके चलें। अगर हम मजीद आगे बढ़ के ले चले आगे, तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन की। अगर हम बात करें प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो हमारे पास हमें पता चल गया टोटल 6 है। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, आपका कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर या एक तरीके से पर्पज। उसके अलावा आता है आपका एग्रीकल्चर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका लैंड यूज एंड फोरेस्ट्री। एक बारी बारी करके इसको देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ पे, उसके अंदर हम बात करते हैं आपके ये गाड़ियों का इस्तेमाल। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होती है वो ज्यादा मेजोरिटी आ रही होती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। गाड़ियों के लिए, ट्रक्स के लिए, शिप्स के लिए, ट्रेन्स के लिए, प्लेन्स के लिए 94% आपको जो फ्यूल हो रहा होता है वो यूज हो रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और वो जो होता है वो पेट्रोलियम बेस्ड होता है, मतलब कि जो प्राइमरी कंपोज होता है गैसोलीन के ऊपर और डीजल के ऊपर। उसके बाद ये रिजल्ट कर रहा होता है डायरेक्ट एमिशंस पे। ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर है वो लार्जेस्ट सेक्टर है एक तरीके से, आप कह लें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर है ये एंड यूज सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये करंटली रिप्रेजेंट कर रहा होता है आप कह लें लो परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज की। और इससे जो एमिशंस आ रही होती हैं वो, जस्ट अ मिनट गाइस, आई हैव अ कॉल, मैं बता दूं, जस्ट अ मिनट।
ओके, तो हम लोग भी बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन को। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसकी जो इंडायरेक्ट एमिशंस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से आप कह लें लेस देन 1% होती है। मतलब कि डायरेक्ट एमिशंस के मुकाबले में इनडायरेक्ट एमिशंस जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से आ रही हैं वो थोड़ी सी कम। आपकी डायरेक्ट एमिशन ज्यादा रिलीज हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन से। अब अगर हम बात करें आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इंक्लूड करती है एमिशंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मतलब कि फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। मेनली आपका इंडस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। 2022 के अंदर 60% आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो डायरेक्टली आ रही थी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से। मोस्टली जो मेनली जो था आपके पास वो था आपका कोल और नेचुरल गैस। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो आपके पास जीएचजी एमिशंस थी इंडस्ट्री से वो प्राइमरीली आ रही थी आपकी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से और ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से फ्रॉम सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एमिशंस की तो ये थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है आपके पास डायरेक्ट एमिशंस का। फॉर एग्जाम्पल जो आपके इंडायरेक्ट एमिशंस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज की वजह से, बिजली की यूजेज की वजह से, वो मोस्टली आप पहले जुड़े होते हैं विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमारे पास आती है आपकी पावर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स और आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मेनली जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। आपका जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर है उसके अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होती हैं वो मेनली आ रही होती है आपके फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से। किस क्यों? क्योंकि आपको हीट चाहिए होती है और हीट जनरेशन आपके पास यूज हो रहा होता है। और फिर मेनली फिर आपको एक और जी एमिशन आपके पास कहने प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यू टू द यूजेज ऑफ गैसेस। किसके लिए? रेफ्रिजरेशन के लिए, फिर कूलिंग पर्पसेस के लिए भी, क्योंकि आपको अपनी बिल्डिंग्स को भी कूल करना पड़ता है गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर आपको उनको हीट करना पड़ता है। और फिर अगर हम नॉन बिल्डिंग स्पेसिफिक एमिशंस की तरफ चले तो वो किस वजह से उसका मेजर सोर्स है वो हैंडलिंग ऑफ वेस्ट। अगर आप प्रॉपर्ली वेस्ट की हैंडलिंग नहीं करेंगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा जनरेशन होगा। और कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर की जो एमिशंस होती हैं वो इंक्रीज कर रही होती है सब्सटेंशियली। और ये देखा जाता है कि आपके पास 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही होती है वो आपकी इनडायरेक्ट एमिशंस को लीड कर रही होती है कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल यूजेज के अंदर। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपके पास जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही होती है आपकी लाइफ स्टॉक की वजह से, जो कि हम लोगों ने कल बात की थी, आपकी काउस की वजह से, आपके कैटल की वजह से। और उसके बाद फिर हमारे पास एग्रीकल्चर सॉइल की वजह से आ रही होती है, क्योंकि सॉइल भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स लूज कर रही होती है। फिर राइस प्रोडक्शन की वजह से आपके पास जब चावल हो रहा होता है, चावल की गंदम होती है, तो चावल की गंदम को भी जब आप जलाते हो उसका जो वेस्ट होता है आप उसको जैसे भी होती है। इनडायरेक्ट एमिशंस की अगर हम बात करें तो जो हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे होते हैं वहां से भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5% एमिशन रिलीज हो गए। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं? हम लोग बिल्डिंग्स को पावर करने के लिए, हम इक्विपमेंट को चलाने के लिए। इक्विपमेंट कौन सा हो सकता है? आपके ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तो आपके कह लें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स आ गए। उसके अलावा फिर ये जो अभी हम लोग बात करते हैं आपको ये जो आप कह रहे हैं कि ट्यूबवेल चलाने के लिए आपको चाहिए होती है मोटर वगैरह का, बिजली का इंतजाम। फिर हर आपकी इसके कह लें कि इलेक्ट्रिक मोटर मोटर चलाने के लिए भी आपको मीटर लगवाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको। तो 5% जनरेशन एमिशन की वहां से होती है। अब अगर हम बात करें लैंड यूज एंड फोरेस्ट्री की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि मैं सॉरी मैं भूल गया था बताना आपको, जो लैंड एरियाज हैं वो सिंक के तौर पे एक्ट करते हैं। सिंक से मुराद ये है कि ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और ये हमारे पास GHG एमिशन का भी एक सोर्स है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम एग्जांपल लें अमेरिका की, तो यहाँ पर 1990 से लेके अभी तक मैनेज्ड फॉरेस्ट, मतलब कि जो फॉरेस्ट हैं जिनको वो प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर्ली देखभाल कर रहे हैं, वो नेट सिंक है। वो प्रॉपर्ली एक तरीके से CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से। और ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से CO2 को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा वो आप कह लें एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए फायदामंद है, उनके आप कह लें ह्यूमैनिटी के लिए फायदामंद है जो कि वहां पे रह रहे हैं। और जिसकी वजह से ये अप्रोक्सीमेटली 13% आप कह लें टोटल GHG एमिशंस को जो ग्रॉसली हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है, जो अल्टीमेटली आप कह लें नेट नहीं ग्रॉस, ये उसको ऑफसेट कर रही होती है, ये उसको कम से कम कर रहे होते हैं। ये भी हमारे पास एक सोर्स है बट नॉट इन अ मेजर सेंस। इसकी जो ये आप कह लें एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसका एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एमिशन रेट।
एमिट तो कर रहे होंगे क्योंकि हमें पता है CO2 ये कह लें ये भी रिलीज करते हैं, बट स्टिल इनका जो एमिशन रेट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन रेट। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, दैट इज मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO, तो मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ मेजर चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर हम बात करना चाहें इसकी मेजरमेंट की, GHG एमिशन की, तो हम लोग एमिशंस को प्रॉपर्ली मेजर कर रहे होते हैं CO2 इक्विवेलेंट के अंदर, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है, ताकि हम लोग एक्सप्रेस कर सकें ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल, मतलब कि GWP को हम लोग एक्सपीरियंस कर सके, एक्सप्रेस कर सके डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस का, और वो भी एक सिंगल फिगर के अंदर, जो रिप्रेजेंट कर रही हो आपकी प्रॉपरली एक गैस की इक्विवेलेंट अमाउंट को या कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम बात करें आपके कि व्हाट बेसिकली स्टैंड्स फॉर GWP या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमारे पास एक ऐसा मेट्रिक है, एक ऐसा कैलकुलेशन सिस्टम है जो कंपेयर कर रहा होता है आपकी डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस की एबिलिटी को। कौन सी एबिलिटी? कि वो ट्रैप कर सके हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर से, विद द कंपेयर विद एज या एज कंपेयर टू आपका CO2। मतलब कि एक ग्रीन हाउस गैस की, जो हमारे पास एक ग्रीन हाउस गैस होगी, फॉर एग्जांपल मीथेन हो जाए, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए, आपका वाटर वेपर हो जाए, वो कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंपेयर आप कह लें एब्जॉर्ब करेगी एज कंपेयर टू CO2, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताएगा। ये उसका काम है, और ये फिक्स टाइम पीरियड के अंदर बताया जाता है, और जो टाइम पीरियड हमारे पास रखा जाता है वो 100 साल का होता है। अब अगर हम बात करें आपका जो लास्ट बट नॉट लीस्ट इस बारे में हम बात करना चाह रहे थे, दैट वाज आपके मेट्रिक मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2। जो एक मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 है, ये इक्वल करता है 2.2 बिलियन पाउंड्स की या 1 ट्रिलियन ग्राम्स की। अब अगर हम कंपैरिजन के अंदर बात करें, तो एक जो स्मॉल कार है जिसका लाइकली जो वेट है वो 1 मेट्रिक टन है या 1 मेट्रिक टन से ज्यादा ये उसके मुकाबले में उतना ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। है लगेगा तो छोटा, बट ये उसके बिल्कुल मास के बराबर, क्योंकि ये मिलियन मेट्रिक टन की बात होती है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की GHG इन्वेंट्री की बात करें, तो वहां पे मेट्रिक यूनिट्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, उसकी कंपेरेबिलिटी के लिए, इससे अदर कंट्रीज के साथ, और रेफरेंस के लिए वो मेट्रिक टन को इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्लाइटली ज्यादा आप कह लें रिलायबल है एज कंपेयर टू US के शॉर्ट टन से, जो कि 1 मेट्रिक टन आप उसको इंटरनेशनली यूज कर सकते हो। US के अंदर जो टन है वो थोड़ा सा उसकी वैल्यू, उसकी मेजरमेंट की वैल्यू, उसका वेइंग का वैल्यू थोड़ा सा कम है जो US का टन है। आप इंटरनेशनल टन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको देख रहे होते हैं, और यही चीज है जो जो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो अपेयर हो रही होती हैं आपकी सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस या ओवरव्यू ऑफ ग्रीन हाउस के वेब पेजेस के ऊपर, और अल्टीमेटली ये सब कुछ रिप्रेजेंट हो रहा होता है IPCC की रिपोर्ट्स के अंदर। अभी हमारे पास जो रिपोर्ट चल रही है जिसे हम देखते हैं, डेट इज IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट AR6, लेकिन सारे साइंटिस्ट अब मिलकर काम कर रहे हैं फॉर IPCC AR7 असेसमेंट रिपोर्ट 7। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े, तो हमारे पास आता है एक और चीज जिसे हम लोग कहते हैं, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें, लेकिन आई गेस ये हमारे पास लेटर E का एंड है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के नजदीक लेटर F स्टैंड्स फॉर व्हाट? इज इट रिलेटेड टू आपके, अच्छा मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि जो लेटर F है वो रिलेट कर रहा होता है आपकी इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी के साथ साथ वो आपके कह लें रिलेट कर रहा होता है आपके सोशल लाइफ के साथ भी। सोसाइटी और इकोनॉमी का वो मिक्सचर है, और वो इम्पोर्टेंस बताता है सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर अपनी अहमियत को, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और जो कि हम लोग अभी बात नहीं कर रहे होते। एनी गेसेस? ओके, अगर हम लोग वैसे बात करें तो थोड़े
जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है डेट इज फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे पास तिजारत हो, जो हमारे पास बिजनेस के अंदर आप कह रहे काम वगैरह हो रहे हो, वो इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर हो, वो इक्वालिटी बुनियाद के ऊपर हो। फेयर ट्रेड को हम लोग सस्टेनेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा उसकी अहमियत की जरूरत है। और मैं वैसे ही देख रहा होता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर पार्टिकुलरली इन पाकिस्तान और बाहर भी फेयर ट्रेड पर ज्यादा कोई बातचीत नहीं कर रही होती। हमारे पास ऐसी कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो कि फेयर ट्रेड के ऊपर काम कर रही है। अच्छा, अगर हम वैसे फेयर ट्रेड के ऊपर प्रॉपर्ली बात करना चाहें, बहुत बात करना स्टार्ट करें फेयर ट्रेड के ऊपर, तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट स्टिल अगर हम वैसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहें तो फेयर ट्रेड जो है वो एक क्रूशियल रोल अदा कर रहा होता है सस्टेनेबिलिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेट कर रहा होता है आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, आपके सोशल इक्विटी को, और साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को। किसके थ्रू? इनके अपने स्टैंडर्ड्स के थ्रू और इनके अपने प्रैक्टिसेस के थ्रू। और इनका जो एम है वो ये है कि ये क्रिएट करें एक मोर बैलेंस्ड और इक्विटेबल ग्लोबल ट्रेड सिस्टम जो बेनिफिट करे आपके वर्कर्स को, आपके प्रोड्यूसर्स को, मतलब कि जो बना रहे हैं, जो उसके साथ साथ ये काम कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग के अंदर, उसकी आप कह लें सप्लाई चेन के अंदर, और साथ ही साथ आपके अल्टीमेटली बेनिफिट करे आपके एनवायरनमेंट को। तो ये है फेयर ट्रेड का एक मेजर थोड़ा सा ओवरव्यू। अब अगर हम इसको टू द पॉइंट देखना चाहें तो हम लोग अब देख लेते हैं फेयर ट्रेड के बारे में। बेसिकली अगर हम फेयर ट्रेड को वो प्रॉपरली स्टार्ट लेना चाहें इसका, तो इसका हम लोग स्टार्ट लेते हैं विद समहाउ अ बेसिक नॉलेज कि हमारे पास फेयर ट्रेड जो है वो स्टार्ट होती है इसके मैं आपको इसका स्टार्ट करवा देता हूँ इसका मिशन से। लेट्स सपोज आपको बताता हूँ इनका जो मिशन है वो ये है कि ये कलेक्ट करें डिसएडवांटेजेस फार्मर, जो हमारे पास ऐसे फार्मर्स, ऐसे वर्कर्स जो कि डिसएडवांटेज्ड है, मतलब कि जिनको प्रॉपरली एक तरीके से उनकी फेयर इनकम नहीं मिलती, जिनको अपनी हेल्थ की परवाह किए बगैर जो कि काम करे लगातार, जो एक तरीके से प्रॉपरली पिस रहे हैं, ये उनको कनेक्ट करे विद कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन है? जो कि हम लोग हैं, जो कि हम लोग उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम लोग प्रमोट कर सकें फेयर ट्रेडिंग को, फेयर ट्रेडिंग की कंडीशंस को, और अल्टीमेटली हमारे फार्मर्स, हमारे वर्कर्स एम्पावर हो सके, ताकि वो लड़ सके पॉवर्टी को, हमारे और उनकी पोजीशन अल्टीमेटली जो फार्मर्स की है, जो वर्कर्स की है, जो कि डिसएडवांटेज है, वो स्ट्रेंथन हो सके, और वो अपनी लाइफ्स का, वो अपनी जिंदगियों का ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल ले सके। ये है फेयर ट्रेड का अब मिशन। अब अगर हम बात करें फेयर ट्रेड की, तो फेयर ट्रेड हमारे पास है कि ये काम करती है फार्मिंग के कोऑपरेटिव्स के साथ, फार्मिंग की बिजनेसेस के साथ, फार्मिंग गवर्नमेंट्स के साथ, जो कि हमारे पास ट्रेड को फेयर बनाती है, ट्रेड को और ज्यादा रिलायबल बनाती है, उसे और ज्यादा यकीनी बनाती है। फेयर ट्रेड का जो मेजर मकसद है वो ये है कि ये मिल बैठकर फार्मर्स और वर्कर्स के विजन को फैलाएं कि हम लोग एक ऐसा वर्ल्ड बनाए जहाँ पे हमारी जो ट्रेड हो, जहाँ पे हमारी जो तिजारत हो, वो बेस्ड हो फेयरनेस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, ताकि आपका जो प्रोड्यूसर है, जो कि बना रहे, जो कि काम करे शुरुआत से, उसकी एक तरीके से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है, वो प्रॉपरली अर्न कर सके सिक्योर इनकम को, रिलायबल इनकम को, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट कर सके, अपनी फैमिली को वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। और ट्रेड ट्रेड का जो नेटवर्क है उसके अंदर डेडिकेटेड सपोर्टर्स हैं आपके, जो एक तरीके से आपके लिए अवेयरनेस को रेज करने के लिए काम कर रही होती है। अच्छा, अवेयरनेस किस कीमत में? आपके पास जो अनफेयर ट्रेड के इश्यूज आ रहे होते हैं। अच्छा, अब अनफेयर ट्रेड के इश्यूज कौन कौन से आ रहे होते हैं? इसके अंदर हमारे पास जो मेजरली मसले आ रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास अनफेयर ट्रेड देखी जाती है, वो देखी जाती है आपके पास आपके फार्मर्स को, या आपके फार्मर्स को, या आपके वर्कर्स को छुट्टियां नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जांपल जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको लीव्स नहीं मिल रही होती, या बर्थ के बाद जो मदर्स होती, जो न्यूली बॉर्न जो मदर्स होती हैं, उनको लीव्स नहीं मिल रही होती। आपके पास पाकिस्तान के अंदर हम अगर ऐसे एग्जांपल देखें, जो हमारे पास अनफेयर ट्रेड की एग्जांपल्स हैं, चाइल्ड लेबर के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस हो रहा होता है। ये कुछ हमारे पास मेजर इश्यूज है, और फेयर ट्रेड इसी चीज का नाम है कि ये इन चीजों को, इन इश्यूज को हाईलाइट करें विद द हेल्प ऑफ देयर डेडिकेटेड सपोर्टर्स, ताकि इंटरनेशनल मीडिया को बता सकेंगे कि किस तरीके से हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर, हर एक खास स्पेसिफिक रीजन के अंदर ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो हमारे पास है कि फेयर ट्रेड के बेनिफिट्स क्या और फेयर ट्रेड के फैक्ट्स क्या। व्हाट आर द मेजर फैक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फेयर ट्रेड?
अगर हम फेयर ट्रेड के ऊपर इतना ज़्यादा बात करें कि फेयर ट्रेड ये है, फेयर ट्रेड वो है, फेयर ट्रेड डिलीवर करती है बहुत सारे बेनिफिट्स को। किस चीज़ के लिए, किसको क्या किन लोगों के लिए? अपने प्रोड्यूसर्स के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, जो कि पूरी ग्लोब के अंदर फेयर ट्रेड का जो सिस्टम है वो करंटली काम कर रहा होता है। 2 मिलियन फार्मर से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उनके लिए काम कर रहा है, उनके राइट्स के लिए काम कर रहा है, उनको प्रॉपरली ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए, उनके ट्रेड राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कि 20 लाख से जायद किसान और वर्कर्स। हमारे पास टोटल 1900 से ज्यादा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 70 कंट्रीज में काम कर रही है फेयर ट्रेड की। मतलब कि फेयर ट्रेड के सिस्टम के अंदर हमारे पास 1900 से ज्यादा है, लगभग आप कह लें 2000 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करी 70 कंट्रीज के अंदर, जो कि फेयर ट्रेड को प्रमोट करवा रही है। फिर हमारे पास 25% जो है फेयर ट्रेड के जो फार्मर्स हैं, वुमेन हैं, वो वर्कर्स हैं, वो वुमेन है। और जो फेयर ट्रेड के स्टैंडर्ड्स है वो डिजाइन ही इसलिए की जाते हैं कि आप इंश्योर करो जेंडर इक्वालिटी को, आप इंक्रीज करो फीमेल पार्टिसिपेशन को। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि बाहर के कंट्रीज के अंदर अब ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो वुमेन है वो आपके किसान हो। लाइक आप ज़राअत के अंदर भी वुमेन अब शाना बशाना मर्दों की चले, ये बाहर की कंट्रीज के अंदर देखा जा रहा है, और ये अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा लाइक किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि मैं जब कॉप के लिए गया था, COP 16 चूंकि हमारे पास रियाद में थी, उसके अंदर मैंने ये देखा था कि युगांडा के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी, प्रॉपरली उन्होंने फंड दिया था UN ने, उन्होंने कंपनी खोली थी, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रही है वुमेन फार्मिंग को, लाइक वुमेन फार्मिंग के अंदर है। और वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी 5000 से जायद फार्मर्स को युगांडा के अंदर सपोर्ट कर रही है प्रॉपरली, और वो अपना प्रॉफिट भी कमा रही है। फिर अगर हम वैसे बात करें तो अगर हम यूके के बारे में बात करें तो जो यूनाइटेड किंगडम है, उसके जो कंज्यूमर्स है 77% वो कहते हैं कि फेयर ट्रेड के प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने चूज करना है, हम लोगों ने बाकी किसी की तरफ नहीं जाना, हमने फेयर ट्रेड के प्रोडक्ट्स को ही चूज करना है। और 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं यूके के अंदर जो कि प्रॉपरली फेयर ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मतलब कि उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, वो कहते हैं कि जो हमारे पास 3 अगर बनाना की कंपनीज हैं, और अगर उन 3 बनाने की कंपनीज में से एक कंपनी फेयर ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, कि हमने वही पैसे में लेना है जितने पैसे में उस किसान की मेहनत है, उस वर्कर की मेहनत है, उस चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो उसकी कोटिंग हो, चाहे वो उसकी प्रोडक्शन हो, चाहे वो उसकी फर्टिलाइजर हो, जितना पैसा लगा है, जितनी उसकी मेहनत है, जितनी उसकी इक्वल उजरत है, हमने उसी उजरत पे लेना है। फिर इससे इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, फार्मर इंप्रूव करता है अपनी सॉइल को, वाटर क्वालिटी को, वो मैनेज कर रहा होता है पेस्ट्स को, फिर वो हार्मफुल केमिकल को की यूज से अवॉइड कर रहा होता है, वो अपने वेस्ट को मैनेज कर रहा होता है, वो GHG एमिशंस को रिड्यूस कर रहा होता है, और वो अल्टीमेटली प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपकी बायोडाइवर्सिटी को। ये है अल्टीरियर मोटिव फेयर ट्रेड का। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि फेयर ट्रेड एड्रेस कर रहा होता है इन्वायरमेंट के जुम्मे में, कि इन चीजों को या इन चैलेंजेस को हम लोगों ने टैकल करना है, एंड हम लोग टैकल करके रहे। अब अगर हम बात करें फेयर ट्रेड के चैलेंजेस की, तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस देखे जाते हैं जो कि हम लोग फेयर ट्रेड के जुम्मे में देखते हैं। हमारे पास फिर उन चैलेंजेस का भी फिर एक अजीब सा आप कह लें एक जार्गन है, और हर चैलेंज की एक अलग आप कह लें कहानी है। हमारे पास टोटल 6 चैलेंजेस हैं। अगर हम ऐसे बात करें, स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हो गए, आपके पास एक्सपर्ट फार्मर्स एंड वर्कर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेयर प्राइसेस, और आप कह लें अप्रोच रूटेड इन एग्रो इकोलॉजी, एडवोकेसी और कार्बन क्रेडिट्स, इन 6 चीजों की वजह से ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड किस तरीके से, फेयर ट्रेड के जो स्टैंडर्ड है वो डिजाइन ही इसलिए है कि वो इंप्रूव कर सके सॉइल एंड वाटर की क्वालिटी को, और एलिमिनेट कर सके डिफोरेस्टेशन को, और अल्टीमेटली प्रोटेक्ट कर सके आपकी बायोडाइवर्सिटी को। अगर हम बात करें एक्सपर्ट फार्मर्स एंड वर्कर्स की, तो ये काम ही करते हैं वर्कर्स और फार्मर्स के साथ, जो ताकि उनकी स्किल बिल्डिंग हो सके, उनकी नॉलेज बिल्डिंग हो सके थ्रू टेक्निकल ट्रेनिंग्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के थ्रू। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन किसकी? इन्वायरमेंटल इशूज की, और किस तरीके से ये इम्पेक्ट करते हैं हमारी लाइफ्स के ऊपर, उनकी क्रॉप्स के ऊपर, और फार्मर को किस तरीके से डील करना है इन्वायरमेंटल इशूज के खिलाफ। फेयर प्राइसेस किस तरीके से, कि ये हमारे पास अगर फेयर ट्रेड ना होता तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, इम्पॉसिबल हो जाता फार्मर का फोकस करना क्लाइमेट रिजिलियंस के ऊपर, क्योंकि वो
स्ट्रगल कर रहा होता है डिसेंट इनकम के ऊपर, लेकिन फेयर ट्रेड आ चुका है तो फिर ये सेफ्टी है फार्मर की कि उसको ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, एंड आप वो फोकस कर सकता है क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर। अगर हम बात करें एन अप्रोच रूटेड इन एग्रो इकोलॉजी, तो फेयर ट्रेड सपोर्ट कर रहा होता है, इंसेंटिवाइज कर रहा होता है आपकी एग्रो इकोलॉजी को, प्रिंसिपल्स को, जो कह रहा होता है कि आप लोग ट्रांजिशन करें टुवर्ड्स रिजिलियंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और आप इम्प्लीमेंट करें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान्स को। अगर हम बात करें एडवोकेसी की, तो फेयर ट्रेड कैंपेन लॉन्च कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट कैंपेन्स लॉन्च कर रहे होते हैं क्लाइमेट के ऊपर, ट्रेड जस्टिस के ऊपर, सप्लाई चेन्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, आपके कंज्यूमर्स के अंदर। वो वर्क कर रहे होते हैं इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, आपके आपके रिटेलर्स के साथ, ताकि वो जो ट्रेड प्रैक्टिसेस का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, जो हमारे पास अनफेयर ट्रेड के इश्यूज आ रहे होते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर आ रहा होता है, वो उस पर एड्रेस कर सके, उसको टैकल आउट कर सके, और जो जो अकाउंटेबल है क्लाइमेट कमिटमेंट के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर, उसको वो अकाउंटेबल ठहराए। ये फेयर ट्रेड का काम है। अब अगर हम बात करें कार्बन क्रेडिट्स की, तो फेयर ट्रेड के जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं वो फार्मर को इनेबल करता है, वो वर्कर्स को इनेबल करता है वर्ल्ड वाइड के वो कार्बन फाइनेंस को एक्सेस कर सके, वो पैसे ले सके, वो ग्रांट्स ले सके, वो फंड्स ले सके, वो लोन्स ले सके इंटरेस्ट फ्री, ताकि वो और ज्यादा काम कर सके अच्छे तरीके से। एंड ये चीज फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले, तो कुछ हमारे पास फाउंडेशंस आती हैं फेयर ट्रेड की, जो उसको स्ट्रांग बनाती है। नंबर वन है स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन। फेयर ट्रेड इनेबल करती है फार्मर ग्रुप्स को कि वो स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस बने, कि आप लीडरशिप दिखाएं, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज दिखाएं, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी दिखाएं, आप अपनी अकाउंटिंग के मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट दिखाएं, आप इंप्रूव करें अपनी गवर्नेंस को। इसका मतलब ये है कि फार्मर्स जो है वो वेल रिप्रेजेंटेड होते हैं, वो अपनी लीडरशिप को ट्रस्ट करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। डिसेंट वर्क के अंदर क्या होता है? डिसेंट वर्क के अंदर ये होता है कि फार्मर के जो फेयर ट्रेड के स्टैंडर्ड्स हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स के बेसिक राइट को, कि आपने एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के पे काम करना है, आपका राइट होना चाहिए कि आप ज्वाइन करो एक ट्रेड यूनियन को, आप नेगोशिएट करो एम्प्लॉयर के साथ अपनी वेजेस के ऊपर, अपनी कंडीशन के ऊपर, कि आप प्रोहिबिट करो डिस्क्रिमिनेशन को, आप प्रोहिबिट करो कि कोई फोर्स लेबर नहीं होगी, कोई चाइल्ड लेबर नहीं होगी इलीगल। ये हमारे पास कुछ एक डिसेंट वर्क के एथिक्स है, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसे एम्पावर करवा रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, तो ये हमारे पास एक की एलिमेंट है सस्टेनेबिलिटी का फेयर ट्रेड के अंदर। फेयर ट्रेड चाहता है कि स्मॉल होल्ड फार्मर आए आपके पास, आपका हाउस होल्ड फार्मर आए, और लार्जली हायर्ड लेबर प्रोडक्शन हो हमारे पास, सेटअप्स ऐसे बने जो एक तरीके से प्रमोट करे ट्रेनिंग फार्मर्स की, जिससे हमारे पास एडवाइसेज आए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये लीड करेगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, जो कि बहुत अच्छी होंगी। फिर हमारे पास है मार्केट एक्सेस। फेयर ट्रेड के अंदर हमारे पास ट्रेड डिफरेंटली होती है, ये एम्पावर करता है फार्मर्स को और वर्कर्स को कि आप अपनी जिंदगियों का कंट्रोल लो। वही बात हमने को पहले की थी कि आप अपने बिजनेस को, आप अपनी कम्युनिटीज को और ज्यादा अच्छा बनाओ, उससे स्ट्रॉन्ग बनाओ थ्रू ट्रेड। ये इनेबल करता है बिजनेसेस को कि आप कंज्यूमर्स के साथ काम करो डायरेक्टली, आपके दरमियान बेशक कोई थर्ड पार्टी ना आए, आप चेक करो अपनी सप्लाई चेन को, आप अंडरस्टैंड करो मार्केट की डिमांड को। अगर हम जेंडर क्वालिटी की बात करें, तो फेयर ट्रेड बिलीव करता है कि वुमेन को एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। आप वैल्यू करो अपनी वुमेन को, और वही जेंडर इक्वलिटी की बुनियाद है सोशल सस्टेनेबिलिटी फेयर ट्रेड के अंदर। और करेंटली फेयर ट्रेड एम्पावर कर रहा है 3,50,000 से ज्यादा फार्मर्स को, वर्कर्स को, जो कि वुमेन है, मतलब कि 3.5 लाख से ज्यादा। तो ये बहुत ही लार्जर नंबर है। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी की, तो ये फार्मर को सपोर्ट कर रहा होता है कि आप अपनी क्रॉप की अमाउंट को इम्प्रूव करो, आप अपनी यील्ड को अच्छा करो, आप अपने सस्टेनेबल लाइवलीहुड को इम्पोर्टेंस दो, ताकि आप अर्न कर सको अच्छा से अच्छा, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो सको, आप रिलायबल हो बन सको, ताकि जो फार्मर का, कंज्यूमर का आपके साथ रिलेशन हो, आपका ट्रस्ट हो, वो और ज्यादा अच्छा बन जाए। क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो तब आपका वो यानी आपका वो ट्रस्ट बिल्डिंग होगी आपकी। लास्टली बट नॉट लीस्ट, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। फेयर ट्रेड इनेबल करेगा आपके फार्मर्स को, आपके वर्कर्स को, कि आप कम्युनिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सको, ताकि आप इंप्रूव कर सको अपनी एक्सेस, अपनी रसाई बेसिक सर्विसेज की, मतलब कि वाटर हो गया, आपके सैनिटेशन हो गया,
हाउस होल्ड हो गया, आपका कुकिंग हो गया, आपका क्लोथिंग हो गया, बीट एनी बेसिक सर्विस, फिर सारे के सारे जब कॉपरेट करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तो वो एक तरीके से अपनी मोस्ट अर्जेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो पैसा फिर उसी चीज पे लगाते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना है, अपने कम्युनिटी को और ज्यादा बेहतर बनाना है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, तो कुछ हमारे पास फास्ट ट्रिक्स आ जाते हैं फेयर ट्रेड के, जो हमारे पास है कि फेयर ट्रेड के अंदर हमारे पास एक तरीके से सॉरी, फर्स्टली कि हमारे पास सस्टेनेबल, आप कह लें, इन्वायरमेंट जो है वो एक नॉर्म होना चाहिए। आप कंसीडर करो कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट आपका एक नॉर्म होगा, आप उसको एक अपनी वैल्यू बनाओगे, आप उसके अंदर जी जान लगा दोगे, आप अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करोगे, आप अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करोगे, आप उसे प्रोटेक्ट करोगे। आप हाइयर टेम्परेचर अगर होगा, ड्राउट्स आएंगे, फ्लड की कंडीशन आएंगे, तो तब भी आप अपने इन्वायरमेंट को डिप्लीट होने से बचाओगे, डिफोरेस्टेशन को कम करोगे, ताकि ये अल्टीमेटली आपकी फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन ना करे फ्यूचर के अंदर, कल को वर्ल्ड वाइड, क्योंकि एक जगह भी आया तो आपको गैर साली का तो सामना करना पड़ेगा। फिर अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें, तो फिर ये देखा जाता है फेयर ट्रेड के अंदर कि हमारे पास ये कहा गया है रिसर्च के अंदर कि 12% हमारे पास क्रॉप यील्ड के अंदर रिडक्शन आएगी 2050 तक, अगर हम लोगों ने अभी काम न किया फेयर ट्रेड के ऊपर। आपका किसान बढ़ता चला जा रहा है, आप अपने अगर आपके किसान को आप फोकस नहीं करके, उसकी अहमियत नहीं करोगे, उसको आप कह लो उसकी बराबर की उजरत नहीं दोगे, तो वो तो क्या करेगा, ही विल आइदर सुसाइड, या वो खैर से छोड़ देगा सब कुछ। आप खैर से कैसे खाना खाओगे, कि अल्टीमेटली आपको जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, वो आपकी जरूरत है। फिर एक और फैक्ट है कि 50% आपका जो लैंड होगा पूरा का पूरा वो करेंटली यूज हो रहा है कॉफी फार्मिंग के लिए, और जो कि लॉ 2050 तक यूजेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अगर आप लैंड को बार बार लगातार लगातार एक ही चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो पूरा का पूरा जमीन अपने न्यूट्रिएंट्स को खो बैठेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप क्रॉप रोटेशन करो। अगर आपने एक साल में एक दौरानिये में अगर आपने कोई और फसल लगाई है, तो आप दूसरे दौरानिये में कोई और लगाओ फसल। अगर आपने एक दौरानिये में चना लगाया है, तो आप दूसरे दौरानिये में किसी और दाल को लगाओ। क्रॉप रोटेशन इसी चीज को कहते हैं, क्यों? ताकि आपकी सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो लूज ना हो, बल्कि वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते चले। अगर आप एक ही फसल लगाओगे तो वो न्यूट्रिएंट्स तो लूज होंगे, आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन में भी आपके लिए रिडक्शन आएगी, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी, नंबर भी अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, ये फेयर ट्रेड के हमारे पास के लिए कॉफी फार्मर का कहना था कि देयर इज अ चेन ऑन अर्थ दैट स्टार्ट्स व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर, they are the ones who suffer the consequences of climate change, the ones who get the least help and carry all the burden. It's not fair कि स्पेन के ऊपर एक चेन है जो कि शुरू करती है, वो जो शुरू होती है जहां से प्रोड्यूसर्स है, जो कि काम करने वाले। अब वो चेन कौन सी हो सकती है? इट कुड बी चेन रिगार्डिंग एनी फूड प्रोडक्ट। वही वो किसान है जो कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस से सफर कर रहे होते हैं, और वही है जिनको सबसे ज्यादा कम हेल्प मिलती है, और वही पूरे का पूरा बर्डन कैरी आउट करते हैं, और ये फेयर नहीं है। ये फेयर ट्रेड के कॉफी फार्मर का कहना है। वी हैव टू फोकस, हमें इस चीज से अहमियत का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द एमिशंस एंड फेयर ट्रेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एमिशंस रिगार्डिंग फेयर ट्रेड, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या कहोगे। एंड लेट मी जस्ट 1 मिनट, मैं चार्जिंग पे लगा दूं। अच्छा, इरफान आप कह रहे हैं CSR इज रिलेटेड टू दिस फेयर ट्रेड। इसको हम डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि सम हाउ। डायरेक्टली मैं इसको नहीं कह सकता, क्योंकि CSR के अंदर CSR इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म। उसके अंदर आप मेजरली आप डील नहीं कर रहे होते फार्मर्स को। इधर फेयर ट्रेड का जो मेजर डील है वो कंसर्न है कि वो डीलिंग है फार्मर्स के साथ, आपके किसानों के साथ। एंड CSR का इनडायरेक्टली आप कह सकते हो
अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डील कर रही है, इसको आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैं नहीं कहूँगा, इनडायरेक्टली रिलेट करती है जरूर। एंड वी हैव टू फोकस। मैं सरिया, मैंने आपके शायद क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला। इफ आई हैवंट तो डू लेट मी नो। आई गेस मैंने वो लेक्चर के अंदर थोड़ा सा बता दिया था, बट स्टिल ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। या अपने अपने आप अपने व्यू पॉइंट्स देना चाहें, कोई अपना पॉइंट रेज करना चाहें कि आपने क्या, इस किस चीज की अहमियत होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, प्लीज आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। सो ओवर टू यू, प्लीज डू कंट्रीब्यूट। कोई नहीं देना चाहता? गाइस प्लीज आप बोला करो। आई वुड हाईली इंकरेज ऑल ऑफ यू, ताकि एक तरीके से आप लोगों को, मुझे पता चलता जाए कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं उस पॉइंट को दोबारा कोशिश करूँ समझाने की, अच्छा करने की। सो इट्स द थिंग। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आप मुझे काइंडली बताइएगा। बट यस, यू हैव टू प्लीज 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 कंट्रीब्यूट इन द सेशंस। अभी हमारे पास 3 है, अभी हमारे पास 10 और होने हैं, तो वी हैव टू फोकस। थैंक यू सो मच मिस फातिमा। थैंक यू सो much, Mr. Irfan. Thank you so much, Miss Hiba. Okay, looking forward to seeing you all tomorrow. मैं इंशाल्लाह कल भी टाइम को बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर today's सेशन। गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा एंड अपनी आज की नॉलेज को कंट्रीब्यूट करिएगा। और यस, डू 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 प्लीज इनकॉर्पोरेट दिस नॉलेज इन योर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। गुड नाइट, शब बखैर।